आपकी सैलरी या बिजनेस की इनकम से मोटी रकम टैक्स में चली जाती है। आप सोचते हैं कि इतनी महंगाई में एक तो कमाई कम हो रही है, ऊपर से इनकम टैक्स की मार। अब सवाल यह कि जब बचत ही नहीं होगी तो फिर अपने भविष्य और बच्चों के लिए आप निवेश कैसे कर पाएंगे। अब ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि परिवार के पैसों को सुरक्षित रखते हुए टैक्स कैसे बचाया जाए, तो HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। घर खरीदना हो, कहीं निवेश करना हो, बीमा करना हो, स्वास्थ्य पर खर्चा हो, HUF बड़े काम की चीज है। इसमें छिपे हैं कई तरीके जिससे ज्यादातर लोग अभी तक अनजान है, उनको जानकारी नहीं है। मतलब यह कि इनकम टैक्स कानून HUF के जरिए आपको वैध रूप से एकदम लीगल तरीके से टैक्स बचाने के भी कई ऑप्शंस देता है। HUF हिंदू अविभाजित परिवार भी इन्हीं टैक्स सेविंग प्लान में से एक है। HUF हिंदू कानून के तहत आता है और कोई भी न्यू मैरिड कपल हो या माँ बाप के बच्चों के साथ न्यूक्लियर फैमिली हो या फिर पूरी ज्वाइंट फैमिली क्यों ना, मतलब संयुक्त परिवार इसका फायदा उठा सकते हैं। आपको इनकम टैक्स से जुड़ी खबरों में HUF शब्द कई बार सुनने को तो मिला होगा, लेकिन या तो आप इस पर ध्यान नहीं दे पाए होंगे या फिर आपको इसके बारे में सही से बताया नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, यह शब्द इनकम टैक्स से जुड़ी खबरों में बार बार क्यों आता है? सवाल आज बहुत सारे हैं, सभी सवालों का एक एक करके सिलसिलेवार जवाब लेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का धन की बात नवभारत टाइम्स पर आप देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और हमारे साथ हमारे टैक्स एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट सी कमलेश कुमार सर जुड़ चुके हैं। आप रवि राजन एंड कंपनी LLP के टैक्सेशन पार्टनर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है कमलेश सर। और शिशिर चौरसिया जी, बिजनेस एडिटर नवभारत टाइम्स डिजिटल NBT ऑनलाइन के भी जुड़ चुके हैं। शिशिर जी, आपका भी स्वागत। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और सीधा सवाल सर, HUF कैसे बनेगा, HUF में क्या टैक्स बचाने के ऑप्शंस हैं, इनको जाने। पहले बताइए HUF है क्या, ये कंसेप्ट क्यों लाया गया? सर, HUF का मतलब है, अगर बताएं तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये उनके लिए है जो हिंदू है। हिंदू की डेफिनेशन हिंदू एक्ट, जो पर्सनल एक्ट में हिंदू सेक्शन एक्ट में दिया हुआ है कि हिंदू की जो डेफिनेशन में लोग आते हैं, बुद्ध है, सिख है, ये लोग हिंदू कहलाते हैं उनकी डेफिनेशन में। एज पर इनके लिए ये जो इतने सालों से जो एक क्या होता था, पहले होच पोच में काम होता था, इन द सेंस कि पहले पूरी फैमिली एक बिजनेस में लगी रहती थी। पूरी फैमिली एक बिजनेस में लगी रही तो उसका एक एंटिटी दे दिया गया HUF। अब उनका किसको किसको टैक्स करेंगे आइडेंटिफाई करना मुश्किल था। तो उन्होंने क्या किया, जो बिजनेस, जो पेरेंटल बिजनेस चला आ रहा है या कोई भी इस तरह के काम चला रहा है, प्रॉपर्टी चली आ रही है, उसको हौच पोच में डाल देते हैं या फिर HUF बन जाता है, जिसको हम कहते हैं। HUF एक एंटिटी बना दी गई है 1961 एक्ट के अंदर। उस एक तरह से सेपरेट एंटिटी की तरह उस पर टैक्सेशन लगाया जाता है। एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप अलग होते हैं, HUF अलग होता है। HUF जो ज्वाइंट फैमिली होती है, वैसे शुरू से हमारी ज्वाइंट फैमिली कॉन्सेप्ट रहा है, तो जो ज्वाइंट फैमिली के नाम पे अगर हम बात करें, उनको एक नाम देना चाहें तो मैं बात करता हूं, वो HUF है। इनकम टैक्स ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। इनकम टैक्स ने इसको रिकॉग्नाइज करके एक एंटिटी का रूप दिया गया है। इसके लिए स्पेशल कोई एक्ट नहीं है, बट इनकम टैक्स एक्ट ने इसको मान्यता प्राप्त की है। उन्होंने कहा है कि जब जब भी कोई HUF कैटेगरी में होंगे, वो इंडिविजुअल की तरह टैक्सेशन और सेपरेट एंटिटी की तरह उस पर टैक्स लगाया जाएगा। ये HUF कैसे बनाते हैं सर इसको, इसके फायदे क्या हैं, क्या वाकई में टैक्स बचता है इससे? बिल्कुल सर, इसमें बनाने का तरीका क्या है, एक्चुअली ये बनता कैसे, ये ऑटो है। अगर आप हिंदू हैं और आपकी शादी होती है, आपके बच्चे पैदा होता है, आपका HUF इमीडिएटली बन जाता है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता लगेगा? इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। उस डॉक्यूमेंट, अगर मैं आपको बात करूं, आपकी भी HUF है, मेरी भी HUF है, हर जो हिंदू है जिनकी शादी होगी, बच्चे होंगे, उनका HUF है, चाहे वो डॉक्यूमेंटेड है या नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बनाने के लिए प्रूफ चाहिए, पैन कार्ड बनाना होता है, उसके लिए प्रूफ चाहिए। तो एक HUF डीड या डिक्लेरेशन फाइल होती है, ठीक है। उस डिक्लेरेशन में लिखा होता है कितने मेंबर है, कौन करता है, कितने मेंबर है। उस डॉक्यूमेंट के बेस में हम इनकम टैक्स में हम पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, पैन कार्ड आ जाता है, फिर हम बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं। उस डॉक्यूमेंट, उस डीड डिक्लेरेशन और पैन कार्ड के बेस पे बैंक हमारा बैंक अकाउंट खोल देता है।
फिर हम अपना अच्छा। काम करना शुरू कर देते हैं। मतलब ये एचयूएफ का एक सेपरेट पैन कार्ड बन जाता है, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली हो, पति पत्नी हो, उनके बच्चे हों, या फिर उनका पूरा पूरा एक जॉइंट फैमिली हो, दोनों ही केसेस में। देखिए, हर व्यक्ति का अपना एचयूएफ है, लोगों को समझ नहीं है वो बात अलग है। मैंने कहा एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ। मेरे फादर है, मेरे फादर के एचयूएफ के अंदर मैं पार्टनर हूँ, मेरी मदर है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, या मेरा ब्रदर भी है। ये सब के सब हम फादर के एचयूएफ में है। लेकिन एक एचयूएफ मैं भी क्रिएट कर, मेरा भी एचयूएफ है, जिसमें मैं हूंगा, मेरी वाइफ होगी, मेरे बच्चे होंगे। मेरे ये लीनियल वे में ऐसे डिसेंडेंट वे में ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। मतलब कि दादा, उसके बाद फादर, सन, ग्रैंडसन, हमेशा इस रो में आपको ग्रो, ऐसा नहीं होगा नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। हमेशा फैमिली में ऊपर से नीचे की तरफ ये एचयूएफ चलता है। यहाँ सर एक सवाल जैसे ये है कि आपने कहा शादी हो, बच्चे हो, जिसकी शादी नहीं हुई है वो क्या एचयूएफ नहीं बना सकते? नहीं, क्योंकि शादी नहीं होगी तो एचयूएफ किस बात की? ओके। क्योंकि ये ज्वाइंट कैसे शादी हो गया? हो गई, बच्चे नहीं हुए हैं, तो एचयूएफ के गठन के लिए तब तक इंतजार करना होगा। जब तक नहीं शादी हो गई है, आपने दो लोग मिल गए हैं, तो आप एचयूएफ बना सकते हैं। क्योंकि अच्छा। डेट ऑफ मैरिज या डेट ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ एचयूएफ माना जाता है। ओके। तो सर अब जल्दी से आते हैं कि टैक्स कैसे बचाया जाए, अपनी कमाई को टैक्स में, इनकम टैक्स में जाने से कैसे रोका जाए, ये कैसे कारगर हो सकता है, क्या उपाय हैं? क्योंकि हमने जैसा शुरुआत में भी कहा कि ये लीगल तरीका है, मतलब आपको टैक्स चोरी करनी नहीं है, आपको ये लीगल तरीका मिला है अपना टैक्स बचाने का, अपनी कमाई बढ़ाने का, अपनी बचत बढ़ाने का। सर देखिए, एग्जाम्पल, एक हस्बैंड वाइफ है, एक बच्चा है, दो बच्चे हैं। अब हस्बैंड वाइफ की इनकम पे वो कमाते हैं, टैक्स दे रहे होते हैं, लेकिन वो मिलके एक प्रॉपर्टी लेते हैं, प्रॉपर्टी पे फिर टैक्स दे रहे होते हैं। बच्चे छोटे 18 साल से कम है तो वो पॉसिबल नहीं होता कि वो उनकी इनकम पे कुछ किया जाए। लेकिन अगर प्रॉपर्टी आपने एचयूएफ के अंदर ले रखी है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी एचयूएफ आपने क्रिएट करके एचयूएफ में ले रखी है, तो जो रेंटल इनकम आएगा वो एचयूएफ टैक्स देगी। एचयूएफ समझ लीजिए कि आपकी फैमिली में एक सेपरेट पर्सन हो गया। नहीं, लेकिन सर इसमें एचयूएफ कुछ कमाई तो कर नहीं रहा है, उसका पैसा तो जो एचयूएफ के मेंबर्स हैं उन्हीं की तरफ से जाएगा ना। एचयूएफ के अंदर आप अपने पैसे गिफ्ट कर सकते हो, आप अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हो। अच्छा। आपके जो पेरेंटल, आपके फादर से जो प्रॉपर्टी आ रही है वो प्रॉपर्टी एचयूएफ की है। ठीक है, इन जो आपके पेरेंटल्स आपका है, उसके वहां से कोई प्रॉपर्टी आ रही है वो एचयूएफ की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि, हाँ सर प्लीज। जो आपको आपके पेरेंट्स से, जो आपके दादा परदादा से पैसे आपको प्रॉपर्टी आ रही है वो एचयूएफ की प्रॉपर्टी। जमीन, जायदाद, शेयर, कुछ भी आपके पास शेयर्स हैं, आपके पास म्यूचुअल फंड है, आपके पास लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, कमर्शियल लैंड है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबको कैसे उसमें कैसे डालना होगा, कैसे घोषित करना होगा, या उसके नाम एचयूएफ के नाम करना होगा? वो घोषित करने से आपको पता ही नहीं है। जिस दिन पूरी प्रॉपर्टी जो मेरे पेरेंटल है उसमें मेरा अपने आप ही हिस्सा है, मैं एचयूएफ का पार्ट हूँ, मेरा राइट है उस पे, तो वहां से अगर मेरे हिस्से में कुछ आता है वो प्रॉपर्टी मेरे एचयूएफ की प्रॉपर्टी बन सकती है। प्लस वो एचयूएफ उन पैसों से जो एचयूएफ काम करेगी, वहां से जो इनकम जनरेट होगी, वहां की इन्वेस्टमेंट करके पैसे बढ़ेंगे, वो सब एचयूएफ की होगी। और अगर आप एचयूएफ में नहीं है, कुछ पीछे से कुछ नहीं आ रहा, आप उनको डोनेशन, आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हो। कोई भी प्रॉपर्टी, कुछ भी कैश, बैंक बैलेंस, शेयर्स, स्टॉक, कुछ भी आप उनको गिफ्ट कर सकते हो एचयूएफ को। अच्छा, तो सर एक इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करते हैं कि एक परिवार में पति पत्नी हैं, उनके एक या दो बच्चे हैं, वो अपने कमाई के पैसों से शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसके अलावा वो अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या फिर वो मेडिक्लेम इंश्योरेंस लेते हैं या अपना पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, उसको ना लेने के बजाय क्या वो एचयूएफ के थ्रू ले सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा? मतलब एक तो प्रॉपर्टी आपने बताई कि पेरेंट्स से मिली, वो एचयूएफ में ऑटोमेटिकली आ जाएगी, लेकिन
क्या हम एज अ परिवार, एज अ फैमिली अपने एचयूएफ के लिए अगर कुछ खरीदते हैं तो एचयूएफ के नाम कर सकते हैं क्या? हाँ, अगर हमने देखिए, अगर एचयूएफ के नाम की प्रॉपर्टी एचयूएफ के नाम से खरीदो। अगर आप कुछ नई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं या जिसकी प्रॉपर्टी एचयूएफ के अंदर मेरे पास फंड है, हम एचयूएफ के नाम से खरीदे जाएंगे। अगर आपने इंडिविजुअल पैसे से कमाया हुआ प्रॉपर्टी है, कुछ किया है, आप उसको चाहें तो होच कुछ प्रॉपर्टी एचयूएफ में दे सकते हैं। ठीक है, अगर इंडिविजुअल में आपने कमाई है, कोई प्रॉपर्टी कुछ देना चाहे, उसको दे सकते हैं। बट इसमें एक थोड़ा सा क्लबिंग का प्रोविजन भी आपको अलग से ध्यान रखना होगा, फिर उस पर डिटेल में डिस्कस करता हूँ। अच्छा सर, इसमें हाँ, नहीं, एचयूएफ में कर्ता बहुत महत्वपूर्ण, बार बार ये शब्द आता है। कर्ता कौन बन सकता है? कर्ता हर वो व्यक्ति जो सबसे सीनियर मेल मेंबर होता है, वो कर्ता होता है। अच्छा, मेल मेंबर मतलब फीमेल मेंबर नहीं हो सकता उसमें? हाँ, 2005 में ये एक्ट चेंज हुआ थोड़ा सा। एक्चुअली इसमें टेक्निकल आपको समझना पड़ेगा, एक होता है कोपार्टनर, एक होता है मेंबर। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो जो कोपार्टनर है लेडी, अगर वो लेडी फीमेल है लेकिन कोपार्टनर भी है और वो सबसे बड़ी फैमिली में सबसे बड़ी लड़की है, तो वो भी कर्ता बन सकती है। ओके। लेकिन अगर कोई शादी होके घर में आई है, मतलब डॉटर इन लॉ है, तो वो कर्ता नहीं बन पाएगी। वो मेंबर तो रहेगी लेकिन कर्ता नहीं बन सकती। अच्छा, जैसे किसी व्यक्ति ने गठन किया, एचयूएफ बनाया, उस समय वो, उसकी पत्नी, उसके 2-3 बच्चे, वो अब नहीं रहे, तो उनकी पत्नी कर्ता बन सकती हैं? नहीं बन सकती। पत्नी नहीं बन सकती, बहू नहीं बन सकती, हाँ, बेटी बन सकती है, बेटी बन सकती है, बेटा बन सकता है। बेटा बेटा या में भी वही बनेगा जो बड़ा बेटा होगा घर का। देखो, जो घर में पैदा हुआ है, हाँ, बाई बर्थ, जिसका ना, जो घर में पैदा होके आ रहा है, वो बन सकता है ओके। एज ए कर्ता। कंडीशन है पैदा होके आना चाहिए। और लेकिन कुछ जुडिशियल डिसीजंस हैं फ्यूचर में कि जिनका कुछ नहीं है, तो उस तरीके से चीजों को किया गया है। बट अगर नॉर्मल डिवोर्स बात करूं, तो जो घर में पैदा हुआ है वही बनेगा, और जो सबसे बड़ा है। 2005 से पहले तो बनती भी नहीं थी, फीमेल बनती ही नहीं थी। अच्छा अच्छा। लेकिन 2005 में कानून चेंज हुआ। आपने देखा होगा कि फीमेल्स का डे 1 से बैक से, अगर फादर जिंदा है, उनकी प्रॉपर्टी में उनका राइट है, चाहे वो मैरिड है अनमैरिड है, उनका राइट आ जाता है ना। वो एचयूएफ ही तो है जो अपना शेयर क्लेम कर रही होती है, अगर वो अपनी तरफ से नहीं क्लेम करती। अगर कोई व्यक्ति है, अगर डिवीजन क्या होता है, एक बात और समझानी थी। जैसे डॉटर इन लॉ है, मेंबर्स जो है, को पार्षद और मेंबर में डिफरेंस ये है, मेंबर एचयूएफ के डिसोल्यूशन के लिए डिमांड नहीं कर सकते, लेकिन अपने शेयर्स ले सकती हैं। तो अच्छा, मेंबर जैसे घर में डॉटर इन लॉ है, वो मेंबर बन सकती है, लेकिन को पार्टनर नहीं बन सकती, और ना ही वो प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्लेम कर सकती है। अच्छा, उसको कोई अधिकार नहीं है? नहीं, अधिकार सिर्फ इतना है, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो शेयर मिलेगा। अच्छा। लेकिन शेयर डिसॉल्व नहीं कर सकती। जी, बाकी जो मेल मेंबर है या जो को पार्टनर है, इवन फीमेल है, उनका राइट है, वो मांग सकती है अपना। सर, मैं फिर वही टैक्स से कैसे दो पैसे बचाए जाएं, उस पॉइंट को और समझना चाहूँगा। जी, मैं एक क्वेश्चन पुट अप करना चाहूँगा सर, कि सपोज कीजिए कि मैं एज एन इंडिविजुअल ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम के थ्रू अपना टैक्स पे करता हूँ, और फिर उसके बाद भी मैं इस स्लैब में आता हूँ कि मेरी टैक्स की देनदारी बनती है, मतलब 1 लाख रुपया मेरे पास एक्स्ट्रा आता है जिस पर टैक्स लगेगा। क्या मैं उस 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा को एचयूएफ के ज़रिए निवेश करके अपना पैसा बचा सकता हूं? और अगर बचाऊंगा तो वो ओल्ड टैक्स रिजीम में माना जाएगा कि न्यू टैक्स रिजीम के थ्रू माना जाएगा? थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके बताइएगा। देखिए, मैं वैसे ऐसे संभालता हूँ। पहली बात है, जो पैसा एचयूएफ का, वो एचयूएफ का होना चाहिए, आपका पैसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको अभी जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है, 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं आएगा। से एग्जाम्पल कि एक इंडिविजुअल है, कुशांग नाम का कोई एक इंडिविजुअल है, उसकी 24 लाख रुपए इनकम है, वो 24 लाख पे
टैक्स दे रहा होगा, क्योंकि 12 लाख रुपए तक ऐसा नहीं, 4 लाख रुपए तक टैक्स नहीं, 4, 5 और ऐसे स्लैब बढ़ता जाएगा, उसे टैक्स पड़ेगा। बट सपोज कि उसने 12 लाख की इनकम, या उसके पास एक एचयूएफ है जो एचयूएफ बिजनेस कर रही है, इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमा रही है, और ये एक सारा का सारा प्रॉफिट 12 लाख वहां पे आता है प्रॉफिट, और 12 लाख खुद कमाता है, तो टोटल तो हुई 24 लाख, बट नेट सेल में दोनों की टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि एचयूएफ भी 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगा, लेकिन नहीं, एक मैं इसको रेक्टिफाई कर दूं, एचयूएफ को 87A की रिबेट नहीं मिलती, तो मतलब 4 लाख रुपए तक एचयूएफ पे टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, लेकिन फिर भी फायदा है कि क्योंकि 4 से 8 वाले में 5% देना पड़ेगा, 5 से 12 पे 10% देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 24 लाख हैं तो उसके बाद 12 लाख से ऊपर जो रेट है वो बढ़ता रहेगा आगे, 24 लाख को 5% का स्लेब है, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16। लेकिन सर यहाँ तो ये है कि जो कारोबारी हैं वही ऐसा कर सकते हैं, जो वेतन भोगी है, किसी की सैलरी ही यदि 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए है, तो वो एचयूएफ बना के टैक्स में रिबेट पा सकते हैं। देखो सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो मैं मना करूंगा, ठीक है जी, आपको बोलेंगे कि क्योंकि एचयूएफ की, पहले तो एचयूएफ का वेल्थ क्रिएट करो, एचयूएफ पैदा तो करो। अगर एचयूएफ बना लिए तो एचयूएफ में इनकम कमाना पड़ेगा, आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया, उसके बाद एचयूएफ काम करके बिजनेस बढ़ाते रहेगी, उन पैसों से तो करता रहेगी, आपकी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। बट आपने पैसा अपने पास ही रख के अपना ही कुछ कर रहे हैं, तो आपकी इनकम के स्लैब में ऐड होता रहेगा। तो अल्टीमेटली आप ये समझो कि आपकी फैमिली में टैक्सेशन पर्पज से एक नया इंडिविजुअल है जो पेपरों में है, जो डॉक्यूमेंट में है, तो आपके लिए टैक्सेशन सेव करने का बहुत बढ़िया तरीका है। जिन लोगों की फैमिली बिजनेस आ रही है, जो या फैमिली कुछ भी, नॉट ओनली फैमिली बिजनेस, फैमिली की प्रॉपर्टीज आ रही हैं और उस पर खुद ले लोगे तो आप रेंटल इनकम आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर ये रेंटल इनकम एचयूएफ के नाम पे, अगर क्योंकि फैमिली वाली प्रॉपर्टी आप अपने नाम पे ना करके एचयूएफ में कर रहे होते हैं, तो एचयूएफ टैक्स देगी, तो आपको अल्टीमेटली वो जो स्लैब का इशू है वो तो बचेगा ना। आपका टैक्स, जहां एक आदमी में टैक्स ज्यादा हो रहा था स्लैब की वजह से, लेकिन एक एचयूएफ होने की वजह से स्लैब कम हो गया, उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है, तो ये टैक्स सेविंग हो गई। सर ये एचयूएफ हिंदू धर्म के लोगों के अलावा सिख धर्म के लोग और जैन धर्म के लोग भी बना सकते हैं? सर हिंदू धर्म की, अगर मैं हिंदू की डेफिनेशन पढ़ूं, हु आर द हिंदू इंक्लूड सिख और ये बुद्ध और ये सब इंक्लूसिव है, हिंदू, जैन, ये सब हिंदू कहलाते हैं सर हिंदू डेफिनेशन में। जो इंडियन सक्सेशन एक्ट, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2025 में 2005 में, जो उससे पहले भी 1956 में हिंदू का मतलब डिफाइंड है, ये पर्सनल लॉ है। हिंदू में मतलब का मतलब ये है कि जो जैन और सिख, दीज आर इंक्लूड इन हिंदू, तो जो ये सिर्फ हिंदू ही बना सकते हैं। इसका मतलब है ये लोग भी, सिख और ये जैन भी बना सकते हैं एचयूएफ। तो अगर जो कमाई जो होती है एचयूएफ की, उस कमाई से या जो भी बचत होती है उससे हम अपने परिवार के लिए कोई चीज़ परचेज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन है। नहीं, परिवार के लिए एचयूएफ तो पूरे परिवार की है ना सर। आपने एग्जाम्पल के तौर पे आप कार खरीदना चाहते हैं, एचयूएफ ने कार खरीद ली, वो यूज तो सभी कर रहे हैं, बिजनेस में कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आप एग्जाम्पल में आपको बोलूं कि कोई एफएनडो में डील कर रहा है, अगर एचयूएफ का अकाउंट खुलवा के एचयूएफ में एफएनडो में डील करते हो तो टैक्स एचयूएफ देगी, पूरा का पूरा बच गया ना इंडिविजुअल। और कोई रोक टोक नहीं है, आप एचयूएफ के नाम पे सेल परचेज कर सकते हो, एचयूएफ के नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हो, एचयूएफ नाम की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, शेयर्स में कर सकते हो, डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, म्यूचुअल फंड कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। एक सैलरी, क्योंकि एचयूएफ एक इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं है, तो सैलरी के अलावा सब कुछ कर सकते हो, एफडी करके इंटरेस्ट कमा सकते हो, इन्वेस्टमेंट करके डिविडेंड कमा सकते हो, सारी फैसिलिटी है एक्सेप्ट द सैलरी। अगर आपने एक यहाँ शब्द का यूज किया को पार्टनर, तो को पार्टनर मतलब जिस समय एचयूएफ का गठन हो रहा है
तो कर्ता छोड़ के सारे सदस्य को पार्टनर होंगे या कुछ और उसमें इसका मतलब? देखो, कर्ता को पार्टनर भी है, ठीक है। अच्छा, कर्ता तो जो फैमिली में पैदा हुआ, जो बना रहे, कर्ता इज हेड। आउट ऑफ द को पार्टनर जो सबसे सीनियर है कर्ता है, ठीक है। वो तो कर्ता तो पार्टनर और मेंबर दोनों में अंतर है। हाँ, जो फैमिली के अंदर पैदा हुआ बाई बर्थ जिनका राइट है वो को पार्टनर है। जो बाई मैरिज या किसी और सोर्स से अपने फैमिली का मेंबर बनता है, मतलब फैमिली में आता है, दैट वो मेंबर है। बेस्ट एग्जांपल बताऊं कि फैमिली में जो बच्चा सन पैदा हो गया या डॉटर पैदा हो गया, वो को पार्टनर है। अब पहले डॉटर, लेकिन जो बेटी की शादी होके जो उनकी बहू या डॉटर इन लॉ आई घर में, वो को पार्टनर कभी नहीं बन सकती, वो हमेशा मेंबर ही रहेगी। तो एचयूएफ के बारे में सर कुछ और पॉइंट अगर छूट रहा हो तो हम चाहेंगे कि आप उसको भी कवर कर लीजिए। सर देखिए, इस लोग बहुत कम एचयूएफ बनाते हैं। बहुत अच्छा सोर्स है टैक्स सेविंग का, लोगों को बनाना चाहिए, इसका फायदा लेना चाहिए। लोगों को समझ नहीं होती और वो सीधी सीधी लाइफ पहले लोग करते थे क्योंकि ये बनाया गया था। जिनकी पुश्तैनी बिजनेस चल रही होती है, प्रॉपर्टीज हैं, उनके लिए बहुत सुटेबल है और सबके पास होंगी जो पुराने लोग हैं। बट जो नए अभी न्यू जनरेशन है, वो लोग एचयूएफ के बारे में कोई, क्योंकि जैसे आपने कहा न्यूक्लियर फैमिली, उनको दिमाग में आता नहीं एचयूएफ भी पॉसिबल है। न्यूक्लियर फैमिली है तो उससे फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे ही वो शादी कर रहा है एचयूएफ तो पैदा हो गई, ठीक है। जैसे वो शादी कर रहा है एचयूएफ पैदा हो गई है, बच्चा पैदा हो गया एचयूएफ हो गया। तो एचयूएफ को बनाएं, अपने टैक्स बेनिफिट लें और किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग लोगों को नॉलेज भले नहीं हो, बट एचयूएफ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है टैक्स सेवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक अलग एंटिटी। और ये कोई टैक्स प्लानिंग क्या, ये सरकार ने इसको वैलिडेशन दी हुई है, इनकम टैक्स एक्ट ने वैलिडेशन दी है, इसलिए किसी तरह की कोई इशू नहीं है। इसको बनाना चाहिए। एचयूएफ गिफ्ट ले सकता है? सर देखिए, एचयूएफ गिफ्ट ले सकता है और दे सकता है। हाँ सर, आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल आ रही है सर। मैंने कहा कि अगर जैसे मैंने बनाई, हाँ, यहाँ उदाहरण लीजिए कि मैंने एक एचयूएफ बनाया, अब अपनी सैलरी से कुछ पोर्शन मैं एचयूएफ में दे रहा हूँ, दैट मीन्स मैं गिफ्ट दे रहा हूँ या लोन दे रहा हूँ। जो वो निवेश करेगा, एचयूएफ धंधा करेगा, तो वो मैं उनको लोन भी दे सकता हूँ या गिफ्ट दे सकता हूँ? आपके पास दोनों ऑप्शन है। तो लोन दे रहे हैं तो वो वापस करेगा, गिफ्ट दे रहे हैं तो वापस नहीं करेगा। ऑब्वियस है, आप जो देना चाहें, अगर आप लोन देना चाहें, मैंने कहा इंडिविजुअल की तरह वो काम करेगा। एचयूएफ वो किसी से लोन ले सकता है, दे सकता है, गिफ्ट ले सकता है, गिफ्ट दे सकता है। मेंबर से विद इन ए फैमिली जो मेंबर को पार्टनर है, इनके अंदर कोई गिफ्ट लेता देता है, उस पर टैक्सेशन नहीं है। ऐसे ही जैसे इंडिविजुअल हमने गिफ्ट के ऊपर भी कवर किया था, अगर कोई गिफ्ट देता है विद इन ए फैमिली रिलेटिव की डेफिनेशन में, तो टैक्सेशन नहीं लगता। एचयूएफ के अंदर जो मेंबर हैं, ये सबके सब फैमिली रिलेटिव की डेफिनेशन में आएंगे। को पार्टनर है, मेंबर है, ये सब रिलेटेड पार्टी कहलाएंगे। ये लोग आपस में अगर गिफ्ट करते हैं तो वो टैक्सेशन नहीं लगेगा उसके ऊपर। अच्छा सर, जैसे है कि एचयूएफ एक बना, 20 साल 30 साल बाद परिवार में 2-3 बच्चे हैं, तो क्या एचयूएफ का बंटवारा संभव है? बिल्कुल, इसे पार्टीशन बोलते हैं। जब भी देखो, एक ज्वाइंट फैमिली चल रही है, जब तक सही चल रहा था तब तक सही चल रहा है, लेकिन आपस में डिस्प्यूट भी हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकते हैं। जो मान लो मेंबर्स है वो अपना एक को पार्टनर है, वो अपना राइट या डिसॉल्व करना चाहते हैं कि हम अब हौच पौच में नहीं रखना चाहते एचयूएफ में, हम सब अलग अलग रहते हैं, अब ज्वाइंट फैमिली नहीं रहना चाहते, तो वो आपका डिवीजन कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए एक डिसोल्यूशन डीड बनेगी, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पे बहुत, क्योंकि रिटर्न्स हर बार फाइल हो रही होती है, तो डिसोल्यूशन के बाद कौन फाइल करेगा रिटर्न, तो एक डिसोल्यूशन डीड बनेगी। डिसोल्यूशन डीड ये इनकम टैक्स में फाइल करना पड़ेगा कि हमारी अब एचयूएफ नहीं रही और उसकी एसेट जितने भी है सारी फैमिली मेंबर में बांट ली जाएगी। अच्छा, तो इसमें सर क्या उनको फिर टैक्स रिटर्न फाइल करने की जिम्मेदारी बची रहेगी या रिजोल्यूशन डीड फाइल हो जाने के बाद टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करना होगा? देखो, लास्ट रिटर्न जिस पीरियड में आपने डिसॉल्व किया उस पीरियड तक तो रिटर्न जाएगी। जब डिसोल्यूशन फाइल हो जाए उसके बाद वाले पीरियड के बाद कोई रिटर्न्स नहीं फाइल होंगी। वो डिसॉल्व का मतलब बचा ही नहीं ना एचयूएफ, वो एचयूएफ खत्म हो गई।
हो गई। तो उनको जब क्या HUF खत्म हो 80C गई का तो फिर उनको 80C का वो मिलेगा क्लेम डिडक्शन? जैसे इंडिविजुअल को 80C मिलता है, 80 अदर सेक्शन की जो डिडक्शन मिलती है, ऑलमोस्ट सारे डिडक्शन HUF को मिलेगा जैसे इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन 27A नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखना है 87A की रिबेट नहीं है। जैसे हमारे इंडिविजुअल में रिबेट होने की वजह से 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं आएगा, तो HUF को 4 लाख रुपए तक टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि उसके ऊपर 87 जो 5-10% देना पड़ेगा। 87A की रिबेट ना होने की वजह से टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। तो लेकिन फिर भी सर आपने जो बताया तरीका उससे काफ़ी फ़ायदा तो है ही। 4 लाख तक टैक्स लायबिलिटी जीरो है, उसके बाद 5%, फिर 10%, फिर 15%, और ऐसे हमारा रहेगा तो 12 लाख तक जो है, उसके बाद तो वो 4 लाख के बाद तो हमारा वो 20-30% तक चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो फ़ायदा है। बिल्कुल बिल्कुल फायदा है। अब देखिए आपकी इनकम जैसे डाइवर्ट हो जाती है, या मतलब दो भागा जब वो टैक्सेशन जो स्लैब का बेनिफिट मिलेगा ना सर। जी, स्लैब का बेनिफिट मिलेगा। तो शिशिर जी बना ली जाए फिर HUF। हाँ बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को कहेंगे कि वो निश्चित रूप से एक HUF का गठन करें और सरकार से टैक्स का बेनिफिट लें और अपने परिवार की आमदनी बढ़ाएं। इसी के साथ कमलेश सर बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। इस एक बहुत ही रोचक और लेकिन कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को आपने इतनी सरलता के साथ यहाँ पर हमारे व्यूअर्स के सामने रखा, और फिर भी कोई आशंका, कोई सवाल हमारे व्यूअर्स का होगा तो सवाल आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। इनका जवाब हम कमलेश सर से लेने की कोशिश करेंगे। शिशिर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कमलेश सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज नवभारत टाइम्स और धन की बात एपिसोड में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।